इतिहास अगर उठा करके खंगाल करके देखोगे तो तुम्हें दिखेगा यार कि हमारे हिस्ट्री में, हमारे मिथ में, हमारे लेजेंड में ऐसी तमाम व्यक्तित्व, ऐसे तमाम पर्सनालिटीज हैं जो फिजिकल हैंडीकैप से प्रभावित थे, पर इसके बाद भी इन्होंने फिलोसॉफिकली, लिटरेचर वाइज और समाज के हर क्षेत्र में हमारे समाज को प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस किया है। कुछ उदाहरण तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं, स्टार्टिंग विद अष्टावक्र। ऐसा बोला जाता है कि अष्टावक्र जो है अपने मां की पेट से ही अपने पिता के उच्चारण में गलती निकालने लगे, तो उनके पापा ने गुस्से में उन्हें कर्स कर दिया कि 8 जगह से तुम्हारी ट्विस्टेड बॉडी होगी। ही हैड अ फिजिकल डिफॉर्मिटी। इसके बावजूद इनकी लिखी गीता शायद अद्वैत का सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत मानी जाती है। हमें ऋग्वेद में विषपाल नाम की एक रानी मिलती हैं जिनका रणभूमि में पैर कट जाता है, उनको मेटल का पैर लगाया जाता है और फिर वो जो है रणभूमि में फिर से पार्टिसिपेट करती हैं, दौड़ती हैं। हमारे यहां के समाज में जगन्नाथ की पूजा होती है जिनको बिना हाथ और बिना पैर के दिखाया जाता है, a kind of a handicap. Similarly, विष्णु जी के अवतार वामन, उनको एक डॉर्फ बौने के तौर पे दिखाया जाता है, और उन्होंने क्या किया ये तो तुम्हें हमें सबको मालूम है। सूरदास ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, लेकिन उन्होंने जो सुर सागर लिख दिया जिसमें उन्होंने बाल कृष्ण की लीलाओं को डिस्क्राइब कर दिया, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो ऐसे ऐसे खूबसूरत व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने फिजिकल या किसी किस्म के मेंटल हैंडीकैप को दरकिनार करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है, समाज को और ज्यादा एनरिच किया। आज की तारीख में अगर देखोगे तो तकरीबन 5 करोड़ दिव्यांग जन, बोले तो पर्सन विद डिसएबिलिटीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाल में ही अभी एक आर्टिकल बहुत प्यारा सा यहां पे निकल के आया हिंदू न्यूज़पेपर का, जिसमें बात हो रही थी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके संग समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो भाई पर्सन विद डिसेबिलिटी ये जो टॉपिक है, मैंने तुम्हें बताया करीब 5 करोड़ हमारी जनसंख्या के हैं ये, इनसे एसोसिएटेड इश्यूज तुम्हें पेपर 1 में मिलेंगे, इंडियन सोसाइटी में मिलेंगे, फिर तुम्हें यही नहीं सोशल जस्टिस में मिलेंगे पेपर 2 में, और पेपर 4 में एथिक्स, वहां पर भी इसका महत्व है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री। तो आओ जरा सा इनके इस आर्टिकल को थोड़ा सा देख लेते हैं, इनका आर्ग्यूमेंट क्या है, 1-2 टर्म्स हैं वो जान लेते हैं, और फिर तुम मुझे बताओ कि ये जो सजेस्ट कर रहे हैं ये कितना सही है या कितना गलत है। आओ इस बारे में बात कर ली जाए, ठीक है भाई। इनका ये कहना है कि इंडिया को मिनिमम यूनिवर्सल डिसेबिलिटी पेंशन फ्लोर रेट डिसाइड करना होगा। ये क्या है मैं अभी तुम्हें समझा देता हूं ना। इनका प्राइमरी आर्गुमेंट यही है, मिनिमम यूनिवर्सल डिसेबिलिटी पेंशन फ्लोर रेट, मड PFR ऐसा करके इसको शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम बनाया है। ये क्या है आओ जान लेते हैं बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं श्रीराम IAS का फ्री 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है। इस QR कोड को स्कैन कर लेना और हम लोगों से टच में आओ, हमारे मेंटोर्स से बात करो और कोशिश करो कि कोई ऐसा मेंटोर तुम्हें मिले जो तुम्हारी लेवल ऑफ प्रिपरेशन को देख करके तुम्हें गाइड करे कि भैया अगला कदम कैसे लो। यह सबसे जरूरी प्रक्रिया है तुम्हारे तैयारी की। तो ऐसे में तुम्हें जरूरी है कि देखो कई लोगों को ट्राई करो जो जिससे तुम्हारी फिर बैठ जाए ट्यूनिंग, उससे जुड़ के रहो, जरूरी है, ठीक है। याद रखना फ्री 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम श्रीराम IAS का आपके लिए। तो देखो भारत ने भी भाई अगर देखा जाए तो हम लोगों ने तमाम तरह के इंटरनेशनल डिक्लेरेशन साइन किए हैं, ट्रीटी साइन करी हैं। हम लोगों ने देखो जैसे ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में हम इंडिया इसका सिग्नेटरी है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 41 है
जो ये कह रहा है कि स्टेट को ये करना पड़ेगा, मतलब अपने लिमिटेड इकोनॉमिक कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए स्टेट मस्ट मेक इफेक्टिव प्रोविजन for securing the right to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement. मतलब अगर किसी के अंदर डिसेबिलिटी है तो सरकार को कोशिश करनी है कि अपने लिमिटेड बजट को ध्यान में रखते हुए जो भी बन पड़े इनके लिए काम करने का अधिकार, एम्प्लॉयमेंट, कुछ वेलफेयर स्कीम, इनकी पढ़ाई, ये करना। आर्टिकल 41 कह रहा है कि ये डीपीएसपी है, मतलब स्टेट को लगातार इस दिशा में अग्रसर होना चाहिए। गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट लगातार इन्होंने इस दिशा में कदम उठाए हैं। राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ये इस समय चल रहा है एक नियम जिसमें बताया गया कि भाई 21 तरह की डिसेबिलिटी है, कितना परसेंट डिसेबिलिटी पे क्या प्रोविजन है, क्या गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई रिजर्वेशन है या नहीं है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। ऐसे करके बता दिया जाएगा कि यार देखो भाई, तुम्हारा बाकायदा जैसे एक टेस्ट होगा जिससे पता चलेगा कि तुम्हारी डिसेबिलिटी का परसेंटेज क्या है, मतलब उस एक डिसेबिलिटी की वजह से किस प्रतिशत तक तुम्हारा जीवन प्रभावित हो रहा है। तो 40% को बेंचमार्क डेफिशिएंसी कहते हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं, कि अगर 40% से ज्यादा तुम्हारा जीवन प्रभावित हो रहा है तो अब ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। इसके ऊपर अब तुम्हें गवर्नमेंट की रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप्स, वेलफेयर बेनिफिट्स मिलने के लिए अब आप धीरे धीरे एलिजिबल होते जा रहे हैं। यू गेट माई पॉइंट? ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम चल रही है जो 2009 में एस्टैब्लिश हुई है। इस पर भी हमारा लेखक कह रहा है कि भैया ये स्कीम जो है ये बहुत नैरो है, और सच बात है, ये स्कीम काफी नैरो प्रतीत हो रही है। इसमें बोला गया है कि वही पर्सन विद डिसेबिलिटी जो बिलो पॉवर्टी लाइन हो और कम से कम 80% डिसेबिलिटी हो, उसी को ये स्कीम कवर करती है। तो मतलब समझ लो इतनी नैरो कवरेज है कि भाई 95% तो बाहर ही है इसकी कवरेज से। मतलब 95% पर्सन विद डिसेबिलिटी, 6 साढ़े 6 करीब 5 करोड़ जो हम बता रहे थे तुम्हें, उसमें से 95% तो इनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उससे बाहर ही है। स्टेट्स ने अपना अपना अमाउंट निर्धारित कर रखा है पेंशन स्कीम, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम की तरह, और उसका वेरिएशन बहुत ज्यादा है। कोई 300 रुपया दे रहा है, कोई 500 रुपया दे रहा है, कोई 1000, कोई 3000, इस रेंज में चल रहा है। हाई वेरिएबिलिटी है। तो ऑथर का यह कहना है कि भाई जो डिसेबिलिटी बेनिफिट है, जो पेंशन है, वो ज्योग्राफी पे निर्धारित ना हो। हमारा पेंशन सिस्टम जो है ये फ्रैगमेंटेड है, डिस्क्रिशनरी है और इनएडिक्वेट है। ऐसे आरोप ये लगा रहा है अपने लेख में। ठीक है, हमें इससे काम की बातें निकाल लेनी है। चलो आगे देखते हैं भाई। कुछ शॉकिंग फैक्ट्स भी ये हमको बता रहा है, कुछ ऐसे फैक्ट ये हमको बता रहा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। जैसे ये हमें कह रहा है कि भारत केवल 0.02% अपनी जीडीपी का खर्च करता है डिसेबिलिटी वेलफेयर स्कीम में। जो दिव्यांगजन हैं उनके वेलफेयर के लिए सरकार, भारत की सरकार जो है वो अपने जीडीपी का केवल 0.02% करती है। मतलब हर 10,000 रुपए की जीडीपी में 2 रुपया खर्च किया जाता है। वहीं अगर तुम बाकी देशों को देखो, जैसे ओईसीडी को देखो, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको देखो, तो वो 10,000 में 220 रुपए खर्च कर रही हैं, करीब करीब, मतलब हमसे 100 गुना ज्यादा कर रही हैं अपनी करेंसी में। समझ रहे हो? और इवन साउथ अफ्रीका को देखो तो वो हमसे 6 गुना ज्यादा कर रहा है, ब्राजील हमसे 50 गुना ज्यादा कर रहा है, लेकिन हम 10,000 में 2 कर रहे हैं। तो ये भी काफी शायद एक छोटा अमाउंट है।
हमें देखना होगा कि हम कैसे सही तरीके से और यहां पर इन्वेस्ट कर सकें। अच्छा देखो फिर आगे क्या बता रहे हैं, ये बहुत मजेदार बात बता रहे हैं, एक नया पर्सपेक्टिव भी दे रहे हैं कि भाई वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि जो लो और मिडिल इनकम देश हैं, यानी कि हम लोग भारत जैसे दो देश, ये 3 से 7% जीडीपी का खो दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या पॉपुलेशन जो है इनकी, जो पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनको एक्सक्लूड करके रखा है इन्होंने पढ़ाई लिखाई से, रोजगार से और सोशल सिक्योरिटी से। तो भाई इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर आपने एकदम दरकिनार कर दिया है तो उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो जीरो कर दी है आपने। तो आप 3 से 7% जीडीपी लूज कर रहे हैं और खर्चा कितना कर रहे हैं? 10,000 में 2। तभी तो लूज कर रहे हैं ना। जब तक भाई थोड़ा इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वहां से रिटर्न कैसे आएगा? ये भी इन्होंने एक अच्छी बात हमें बताई है, सारी बातें हम ध्यान में रख सकते हैं। तो अर्थात ये क्या कह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिसेबिलिटी पेंशन होगी वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। वो पैसा जो हम दे रहे हैं डिसेबिलिटी पेंशन के तौर पे, उससे हाउस होल्ड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ग्रामीण इलाकों में कंजम्पशन बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो उसे खर्चा करेंगे, दवाइयां खरीदेंगे, मेडिकल स्टोर बनेंगे, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, फिजियोथेरेपी जैसी चीजें और तेजी से डेवलप होने लगेंगी और लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो इस तरह से हमें सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो ऑथर का यह कहना है भैया, ये आर्ग्यूमेंट है इनकी कि जस्ट बिकॉज एक पर्सन यूपी में रह रहा है, एक डिसेबल पर्सन, और एक बेचारा केरला में रह रहा है, तो उनकी पेंशन अलग अलग क्यों है, कहीं कम कहीं ज्यादा क्यों है? केंद्र सरकार को एक मड पीएफआर डिसाइड कर देना चाहिए, मिनिमम लेवल, जितने की तो पेंशन दी ही जानी चाहिए करीब करीब। ठीक है, उतने की पेंशन तो दिया ही जाना चाहिए। मिनिमम यूनिवर्सल डिसेबिलिटी पेंशन फ्लोर रेट सरकार को सेट कर देना चाहिए। जब ये सबको मिलेगा तो फिर सही रहेगा। और जस्ट बिकॉज वो अलग ज्योग्राफी में है, किसी अलग जगह पर रह रहे हैं, तो उनको वेरिएबल देना ये जस्टिस नहीं है। ठीक है, और मड पीएफआर के ऊपर अगर किसी स्टेट को एडिशनल टॉपअप देना है तो वो दे सकते हैं। कई कंट्रीज का उदाहरण भी दे डाल रहा है कि देखो कई देशों ने ये किया है, इन लोगों ने भी ऐसे ही मिनिमम लेवल डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने उदाहरण दे दिए, देखो पढ़ लो भाई। ब्राजील हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कीनिया, रवांडा, थाईलैंड, इंडोनेशिया। कुछ कैलकुलेशन भी है, देखो मजेदार। अगर 15,000 रुपए महीने की पेंशन दी जाए करीब 65 लाख लोगों को, तो हमारा जो है करीब 11,700 करोड़ का खर्चा आएगा, जो अब 0.2% हो जाएगा जीडीपी का, यानी कि 20 रुपया हम खर्चा करने लगेंगे। 2 रुपए कर रहे थे, तो अगर हम उसे 10 गुना भी बढ़ा दें तो हम बड़े आराम से 15,000 रुपए पेंशन दे सकते हैं डिसेबिलिटी वालों को, और 6 करोड़ में से करीब 65 लाख की कवरेज दे सकते हैं हम करीब करीब। तो इस तरह की बात ये बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बाकी प्रोजेक्ट्स में तो देखो हम लोग लाखों करोड़ लगाते हैं, तो यहां पर हम थोड़ा सा अमाउंट 11,700 करोड़ क्यों नहीं लगा सकते? इस तरह से भी इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया है। साथ ही साथ ये कुछ सिस्टमिक इशू भी हाईलाइट कर रहे हैं। इनका कहना है कि भाई पर्सन विद डिसेबिलिटी से 2 एंटिटी डील कर रही है। एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आता है। तो ये दोनों का काम एक ही है, ओवरलैप बहुत ज्यादा है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है और अकाउंटेबिलिटी नहीं स्टैब्लिश हो पा रही है। तो इनका यह कहना है कि एक नेशनल अथॉरिटी बना देनी चाहिए जो पूरा पूरा डिसेबिलिटी पेंशन की अथॉरिटी रहेगी, जैसे कि साउथ अफ्रीका, ब्राजील, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है, और यही डिसाइड करेगी, एक सेंट्रल डेटाबेस बनाएगी
जिसमें पोर्टेबिलिटी होगी, मतलब अगर एक आदमी एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा है तो उसकी पेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की बातें इन्होंने करी। इन्होंने साथ ही साथ बोला है कि सरकार को पेंशन बेनिफिट तो देनी ही चाहिए, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट भी देना चाहिए। मसलन जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं उनको टैक्स इंसेंटिव दिया जाए। अगर वो अपने स्टाफ में पर्सन विद डिसेबिलिटी को हायर करेंगे तो उन्हें टैक्स बेनिफिट मिलेगा, या वेज सब्सिडी दे दी जाए। इस तरह के भी कुछ मॉडल्स इन्होंने यहां पे डिस्कस किए हैं, और ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को अपना जो हमारा डिजिटल पेमेंट का इतना अच्छा बेस बन चुका है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और यूपीआई की मदद से, हमें अब ये मड पीएफआर को आगे लागू कर देना चाहिए। और ये खत्म कर रहे हैं कि भाई, इफ डिग्निटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ज्योग्राफी कैन नॉट डिसाइड मिनिमम सपोर्ट फॉर सर्वाइवल। इनका कहना है कि अगर भारत सरकार ऐसा करती है तो हमारा ग्लोबल स्टेटस बढ़ेगा। हमने जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय पायदानों पर ट्रीटीज साइन करी हैं, जहां पे हमने कहा है कि हम सभी को बराबर एक्सेस देंगे, तो वो सारे रिक्वायरमेंट्स हम पूरे करेंगे अगर हम ये डिसेबिलिटी पेंशन दें शुरू करें, और इससे हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्टैचर बढ़ेगा, और इसी तरह से हम शायद धीरे धीरे सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी सीट भी पा पाएंगे। आपका इस पूरे आर्टिकल के बारे में क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? जरूर मुझे बताइए। कुछ नए एंगल्स जो मैंने इग्नोर किए हों वो भी जरूर हाईलाइट करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।